तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिसर्च के स्टेप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च में हम अगर कई सारे स्टेप्स होते हैं, उसको अगर हम ना फॉलो करें तो रिसर्च क्या हो जाएगा, हमारा इनवैलिड भी हो सकता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कई सारे बहुत से के स्टेप्स हैं। उस स्टेप्स को हम अगर रिसर्च में ना फॉलो करें तो हमारा जो रिसर्च है वो इनवैलिड भी हो सकती है। रिसर्च कंडक्ट करने के टाइम हमें बहुत सारे प्रॉब्लम भी आ सकती है। रिसर्च जो होगा वो प्योर नहीं होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, रिसर्च के जितने भी स्टेप्स हैं सारे स्टेप्स को हमें अच्छे तरीके से फॉलो करना पड़ता है, ताकि रिसर्च सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर इस तरीके से हो। तो रिसर्च के फर्स्ट स्टेप क्या है, सिलेक्टिंग रिसर्च टॉपिक। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, इस स्टेप को ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो लोग सोचते हैं टॉपिक सिलेक्शन मतलब क्या है यार, टॉपिक को छोड़ो बस रिसर्च पे लग जाओ। ऐसा नहीं है, टॉपिक सिलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि सपोज आप रिसर्च कर रहे हो और आपका टॉपिक आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। आपका टॉपिक अगर आपका इंटरेस्ट का अकॉर्डिंग नहीं होगा तो आपका जो रिसर्च है वो रिसर्च करने में आपको, आप बोर हो जाओगे। वो रिसर्च करने में आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इसलिए ऐसा टॉपिक चुनना जिसमें आपको, आपका क्या है, इंटरेस्ट है। इससे क्या होगा, आप आपका जो रिसर्च का जर्नी है उसको आप एंजॉय भी कर पाओगे। आप अगर आपके जर्नी को एंजॉय नहीं कर सकते तो आप उसके उस रिसर्च का कोई मतलब नहीं होता है। आप जो काम कर रहे हो उस काम को करने में आपको अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो वो काम किस काम, उस वो काम किस काम का है। सही है ना, मतलब कि जो जो कुछ भी करो उसमें थोड़ा सब कुछ चलता है यार। ऐसे मतलब बोर होके कोई कह रहा है इसलिए कर रहे हैं, वैसा अच्छा तरीके से रिसर्च नहीं हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना होगा, ऑलवेज एक अच्छा सा टॉपिक सिलेक्ट करना होता है, जिसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में नॉलेज है, जिसको जिस फील्ड में अच्छी लगती है, जो जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है वो उस फील्ड को पकड़ के ही रिसर्च कर सकता है। जैसे मैं अगर स्टूडेंट की बात करूँ तो स्टूडेंट तो बहुत इधर बहुत बहुत सारे स्टूडेंट से वीडियो देख रहे हैं। उन स्टूडेंट में से किसी का कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, किसी का फिजिक्स है, किसी का मैथ है, किसी का सोशियोलॉजी है, किसी का पॉलिटिकल साइंस है, किसी का भी कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। उस सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों को पता होता है कि उन सब्जेक्ट में भी बहुत सारे टॉपिक होती है, छोटा छोटा बहुत सारे टॉपिक होती है। उन टॉपिक में से एक जिसमें उस स्टूडेंट का बहुत नॉलेज है, जिसमें इंटरेस्ट भी है, वैसा एक टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ता है, ताकि वो जो फ्यूचर में रिसर्च करे उस टॉपिक के रिलेटेड करे, ताकि उन जो रिसर्च हो सके वो उस रिसर्च में वो उसको इंटरेस्ट आए, ना कि उस वो बोर हो जाए। इसलिए हमें पहले रिसर्च का टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। फिर हमने टॉपिक सिलेक्ट कर ली। मान लेते हैं हमने एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है वोमेन एडुकेशन के ऊपर, हम रिसर्च करेंगे वोमेन एडुकेशन के ऊपर। तो वोमेन एडुकेशन में हमें एक प्रॉब्लम ढूंढना पड़ेगा, वरना रिसर्च कैसे होगा। हमने जब रिसर्च पढ़े थे तो हमेशा सबको पता है जो रिसर्च है उसमें हमेशा क्या होता है, हमेशा कोई न्यू नॉलेज गेन होती है, या फिर हम किसी भी नए चीज़ को फाइंड करके निकालते हैं, या फिर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर इनमें से कोई भी नहीं होगा तो वो रिसर्च ही नहीं कहलाएगा। इसलिए हमें रिसर्च करने के लिए एक प्रॉब्लम चाहिए, या फिर एक ऐसी एक क्वेश्चन चाहिए जिसका जवाब आज तक नहीं मिला है। तो हमें ऐसे करके एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है जिसके रिगार्डिंग हम रिसर्च करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सही से प्रॉब्लम अगर सही से डिफाइन नहीं कर सकते तो आप किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करोगे। तो इसलिए आप पहले एक प्रॉब्लम डिफाइन करो पहले, फिर आगे जाके आपका रिसर्च होगा। जब आप प्रॉब्लम भी डिफाइन कर लोगे तब आप क्या करोगे, लिटरेचर रिव्यू करोगे। लिटरेचर रिव्यू मतलब लिटरेचर रिव्यू से ही आपका रिसर्च स्टार्ट होता है। लिटरेचर रिव्यू ही रिसर्च का फर्स्ट स्टेप भी कह सकते हो आप। वो सारे स्टेप तो हो गए, टॉपिक सिलेक्शन, प्रॉब्लम सिलेक्शन, ऐसे सारे कुछ हो गए। आप इधर से ही आपका मेन रिसर्च शुरू होगा। इधर में आपको क्या करना है, आप जिस टॉपिक को चूज़ किए हो, मान लेते हैं आप वोमेन एडुकेशन के ऊपर रिसर्च करोगे, तो वोमेन एडुकेशन के ऊपर प्रीवियसली क्या क्या रिसर्च हुए हैं, प्रीवियसली क्या क्या रिसर्च हुए हैं उसका ओवरव्यू आपको जानना पड़ेगा,
ताकि आपको उसी फील्ड में थोड़ा सा और भी नॉलेज हो जाए, और आप जिस रिगार्डिंग रिसर्च करना चाहते हो उस रिगार्डिंग रिसर्च पहले किसी ने किया है या नहीं वो भी आपको पता चल जाए। अगर आप मान लेते हैं आप जिस फील्ड में रिसर्च कर रहे हो, मतलब कि आप एक फील्ड में रिसर्च कर रहे हो, सेम उसी फील्ड में किसी और ने भी रिसर्च करके गया होगा, तो आपका रिसर्च क्या हो जाएगा, उसके रिसर्च से कॉपी हो जाएगा। तो इसलिए रिपीट ना हो रिसर्च, इसलिए भी लिटरेचर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो लिटरेचर रिव्यू करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लिटरेचर रिव्यू के लिए सबसे जो बेस्ट है और सब लोग जो यूज़ भी करता है वो है गूगल स्कॉलर। वो क्या है, गूगल स्कॉलर। आप गूगल में सर्च करोगे गूगल स्कॉलर लिख के, फिर आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगा, फिर उसमें एक सर्च करने का ऑप्शन आएगा, फिर उसमें आपको टॉपिक डाल देना है आपका, फिर क्लिक कर देना है, बस आपके रिसर्च के रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च पेपर आ जाएगा। आप उन सारे रिसर्च को स्टडी करोगे, उनमें से रिसर्च गैप भी ढूंढ सकते हो, फिर उसी उसमें ही रिसर्च कर सकते हो। ऐसे करके लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। इससे क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू करने से क्या होता है, आपके जो रिसर्च है उसकी ऑथेंटिसिटी हो जाती है, उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। इसलिए लिटरेचर रिव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस क्या है, जब आपने सारी चीज़ें कर ली, आपने टॉपिक सिलेक्शन कर लिए, आपने टॉपिक सिलेक्शन कर लिए, प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर लिए, आपने लिटरेचर को रिव्यू भी कर लिया, आप क्या करोगे, आप एक प्रॉब्लम फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस करोगे, मतलब एक हाइपोथेसिस को सेट करोगे। हाइपोथेसिस क्या है, मैं आपको बता देता हूँ हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस इज अ गेस, हाइपोथेसिस इज एन गेस या फिर प्रेडिक्शन भी कह सकते हो। किस चीज़ का प्रेडिक्शन है या फिर किस चीज़ का गेस है, व्हाट योर रिसर्च विल फाइंड, मतलब आपका रिसर्च क्या खोजने वाला है या फिर वाली है, कुछ भी मान सकते हो, आपका रिसर्च क्या खोजने वाला है उसके रिगार्डिंग जब आप कोई भी गेस या फिर प्रेडिक्शन करते हो तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हाइपोथेसिस। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक हाइपोथेसिस करना पड़ता है ताकि आपका रिसर्च क्यों इम्पॉर्टेंट है ये भी आपको पता चल जाता है। आप रिसर्च किस लिए कर रहे हो ये भी पता चल जाएगा, और आप रिसर्च में क्या फाइंड करने वाले हो इसका भी आपको एक ओवरव्यू सा पता चल जाता है। और फॉर हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेंटेटिव होता है, वही चीज़ है प्रेडिक्शन है, कुछ श्योर नहीं है हम इसको लेकर, ये टेंटेटिव होता है इसलिए। और क्या होता है, अननोन भी होती है, और ये जनरलाइजेबल होता है। अब हाइपोथेसिस सेट करने के बाद आपको क्या करना है, रिसर्च डिज़ाइन करना है। रिसर्च का जो स्टेप्स है उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है रिसर्च डिज़ाइन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च डिज़ाइन, क्योंकि आपका रिसर्च कैसे होगा, कौन सी मेथड यूज करके करोगे, कौन सा टाइप होगा, कौन से टूल आप यूज करोगे, सैम्पलिंग का क्या टेक्निक होगा, प्रोबेबिलिटी होगा या नॉन प्रोबेबिलिटी होगा। जब आगे सैम्पलिंग का मैं वीडियो भी लेकर आऊँगा इसी चैनल पर, तो आपको पता चलेगा। सैम्पलिंग दो टाइप का होता है, एक होता है प्रोबेबिलिटी और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। उनका भी बहुत सारे अब फिर से भाग है, लेकिन जब मैं बताऊंगा, वीडियो लेकर आऊँगा तब आपको पता चल जाएगा। तो सैम्पलिंग कैसे सिलेक्ट करना है, आपका पॉपुलेशन को कैसे पहचानना है, यहीं ऐसे करके बहुत सारे चीज़ें होती है जिसका सारे चीज़ों का मिला के एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है। सारे चीज़ को मिलाकर एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, उसे ही हम कहते हैं रिसर्च डिज़ाइन। तो सिंपली माने तो रिसर्च डिज़ाइन मतलब है पूरा आपका रिसर्च जो है उसका जब आप प्लान करोगे, पूरा रिसर्च का प्लान ही है रिसर्च डिज़ाइन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप रिसर्च डिज़ाइन कर चुके होगे, मतलब कि आपने चूज़ कर लिया आप क्या 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 मेथड क्या क्या टूल यूज़ करने वाले हो, तब जो नेक्स्ट स्टेप है, अब तब आपको क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन करना पड़ता है। डाटा कलेक्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है, जैसे कि आपको क्वेश्चन सेट करना पड़ता है, अगर क्वेश्चन ईयर से करोगे तो क्वेश्चन ईयर तैयार करना पड़ता है। तो जिस भी आप टूल या फिर मेथड यूज करोगे उसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे चीज़ें करना पड़ता है पहले। फिर जाके आपका जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन से आपको क्या करता है, सैंपल निकालना पड़ता है, फिर सैंपल से आपको डाटा कलेक्शन करना पड़ता है। और ये डाटा प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है, कोई सा भी डाटा भी हो सकता है। जैसे कि अब अगर इस तरीके से, मतलब कि पॉपुलेशन से जाके सैंपल उठा के अगर रिसर्च कर रहे हो, उससे अगर डाटा कलेक्शन कर रहे हो तो वो हो जाता है प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा क्या हुआ, क्या है, आपसे पहले अगर किसी ने रिसर्च की हो, आप अगर उससे डाटा उठा रहे हो, या फिर आपने किसी बुक से या फिर और भी किसी सर्वे या स्टडी से डाटा उठा रहे हो, तो वो होता है सेकेंडरी डाटा। तो ऐसे आपको डाटा कलेक्शन करना पड़ता है।
नेक्स्ट जो आता है डाटा एनालिसिस। डाटा कलेक्शन के बाद आपको क्या करना पड़ता है, डाटा एनालिसिस करना पड़ता है। मतलब कि आप आपको चीज़ों को अब जिस भी मेथड से या फिर कुछ जिससे भी आइटम से या फिर जिस भी टेक्निक से आप डाटा एनालिसिस करोगे उससे क्या क्या होगा, आपको आपका जो रिसर्च है उसका रिजल्ट मिलेगा। मतलब कि इधर में आप आपका हाइपोथेसिस भी चेक कर सकते हो, आपका हाइपोथेसिस सही है या गलत है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका हाइपोथेसिस सही निकला या फिर गलत निकला, उससे आपका रिसर्च में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इधर ही आपको पता चलेगा कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो सही है या गलत है, क्योंकि इधर में आपको डाटा एनालिसिस करने के बाद आपको सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएगा। और इस स्टेप में क्या होता है, बहुत सारे डाटा एनालिसिस के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ग्राफ होते हैं, जो कि आप इधर देख सकते हो, ये वाला जो ग्राफ है। कई बार पाई चार्ट भी होते हैं, हिस्टोग्राम होता है। अब जिस भी टेक्निक से डाटा एनालिसिस करो वो सारे टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए। कैसे डाटा लेकर, मतलब कि प्राइमरी डाटा लेकर, प्राइमरी मतलब रॉ डाटा मान सकते हो, मैं रॉ डाटा की बात कर रहा हूँ अभी। रॉ डाटा लेकर उससे कैसे मतलब रिजल्ट निकाले, आपका जो क्वेश्चन है या फिर आपका जो प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग उस डाटा को कैसे रेडी करें, फिर उसको कैसे प्रेजेंट करें, इन सारी चीज़ें किधर में आती है, डाटा एनालिसिस में आती है। ये भी डाटा एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको आगे बताऊंगा एथिक्स का क्या रोल है, सब कुछ बताऊंगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट। यही मतलब कि सबसे शेष टॉपिक स्टेप्स भी मान सकते हो आप। राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट, जब आपका सारे चीज़ें हो जाए तो इन जो सारे चीज़ें जो जो आपने किया है उसका एक सामारी भी कह सकते हो, एक सफिशिएंट डिटेल्स जो क्या है उसको आपको लिखना पड़ता है। उसे हम क्या कहते हैं, राइटिंग, उसे हम कहते हैं रिसर्च रिपोर्ट। तो ऐसे होता है आपका रिसर्च ख़त्म। लेकिन और अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, और भी दो तीन चीज़ें जो मैं आपको अभी बताता हूँ। रिसर्च स्टेप्स में आपको जब यूजीसी नेट में क्वेश्चन आएगा रिसर्च स्टेप्स के रिगार्डिंग, उसमें और दो तीन क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आईटीसी को लेकर, आईसीटी को लेकर आता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और किसको लेकर आती है, और आती है आपका एथिक्स को लेकर बहुत क्वेश्चंस आती है। और एथिक्स को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो कौन से स्टेप में हम आईसीटी यूज करते हैं ये आपको जानना पड़ता है। तो आप ही बताओ कौन से स्टेप में हम आईसीटी यूज करते हैं। तो आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि हम हम्म, किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे रिसर्च में। तो कौन कौन से स्टेप में हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कम्युनिकेशन करेंगे। तो इसमें जो मेन मेन स्टेज है उसमें लिटरेचर रिव्यू। मैंने पहले ही आपको बताया था, जब लिटरेचर रिव्यू करेंगे तब हम क्या यूज़ करेंगे, गूगल स्कॉलर। तब हम गूगल स्कॉलर यूज करेंगे। और गूगल स्कॉलर यूज करने के लिए हमारे पास लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, या फिर कम से कम मोबाइल तो होना ही चाहिए। तो इसलिए आईटीसी इधर में होता है। और किधर चाहिए आईटीसी, कई बार डाटा कलेक्शन में भी हम आईटीसी यूज करते हैं। मतलब कि आप मान लो आप यूपी में हो और आपको मान लेते हैं वेस्ट बंगाल से डाटा कलेक्ट करना है। तो आप कैसे करोगे, कई बार होता है आप उधर जा नहीं सकते, इसलिए आप ऑनलाइन डाटा कलेक्शन कर सकते हो। तब भी आपका आईसीटी का मतलब कि ज़रूरत होता है। डाटा एनालिसिस में भी आईटीसी बहुत हेल्प करती है। पाई चार्ट बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, तब आप खुद से ना, अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर आपको टाइम मैनेज करना है या फिर आपको खुद से भी पता नहीं है वो सारी चीज़ें, या फिर आप वो सारी चीज़ें में घुसना नहीं चाहते, तो आप सिंपल सा कोई भी सॉफ्टवेयर में जाके आपका अगर रॉ डाटा दोगे तो उस रॉ डाटा के रिगार्डिंग वो क्या करेगा, आपका पाई चार्ट, बार ग्राफ, जो जो भी चाहिए आपको वो सारे तैयार करके देगा। तो इन सारे चीज़ों में हम मेनली आईसीटी यूज करते हैं। तो आईसीटी कहाँ कहाँ पर यूज किया आपको बताइए, मैं रेड मार्क कर देता हूँ। मेनली हम इन सारे चीज़ों में आईसीटी को यूज करते हैं। फिर आता है एथिक्स। एथिक्स क्या है, रिसर्च में जो एथिक्स है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एथिक्स का मतलब कि एक ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी कह सकते हो। मतलब आप किसी और ने रिसर्च किया और आपने उसका रिसर्च उठा के अपने नाम पर कर दिया, तो क्या होता है, वो एथिक्स का उल्लंघन होता है, वो एथिक्स नहीं होता है। उस रिसर्च आपको एथिक्स को फॉलो नहीं किया। आपने किसी रिसर्चर के जो रिसर्च पेपर है, मान लेते हैं आपने किसी रिसर्चर के जो रिसर्च पेपर है उन पेपर से कई सारे डाटा उठाए हैं, बहुत सारे डाटा आपने यूज किए हैं उन रिसर्चर का, ठीक है। तो क्या हुआ, आप अगर उस डाटा उठाकर आपके रिसर्च में यूज कर रहे हैं तो आप उसका रेफरेंस दे दो कि मैंने लास्ट में लिख दो कि मैंने इस रिसर्चर का डाटा उठा के हमारे रिसर्च में यूज किए हैं।
वरना बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो सकती है फ्यूचर में। तो ये सारी चीज़ें होती है एथिक्स, मतलब आपको जो भी करना है ऑनेस्टी के साथ करना पड़ता है। तो किन किन स्टेप में एथिक्स यूज होता है? तो डाटा कलेक्शन में एथिक्स चाहिए। डाटा कलेक्शन में एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लेते हैं आप वुमेन एडुकेशन के ऊपर रिसर्च कर रहे हो और आप डाटा उठा रहे हो, किसी से भी उठा लिया, गांव में एक बच्चा पकड़ रहा है उससे उठा लिया, किसी को भी देखा उससे उठा लिया, आपको डाटा चाहिए बस और कुछ नहीं। तो ये क्या है, एथिक्स का उल्लंघन होगा। वो जो रिसर्च जो आएगा उसका ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगा, और रिसर्च आपका गलत भी हो सकता है अगर उसको चेक किया जाए तो। तो डाटा कलेक्शन में एथिक्स एथिक्स यूज होता है। डाटा एनालिसिस में भी एथिक्स, आप अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। डाटा एनालिसिस में भी आप एथिक्स यूज करोगे। जब आप रिपोर्ट लिखोगे तब भी आपको एथिक्स यूज करना पड़ेगा। तो इन सारे मेन मेन स्टेप है जिधर में हम एथिक्स यूज करेंगे। तो एथिक्स कहाँ पर यूज करेंगे हम मेनली डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस और रिसर्च रिपोर्ट, इन सारी चीज़ों में हम मेनली एथिक्स यूज करेंगे। और आईसीटी किस में यूज करेंगे हम? आईसीटी हम लिटरेचर रिव्यू, डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस में मेनली यूज करेंगे। तो आपको अगर कहीं भी किसी भी टॉपिक पर अगर आपको समझ नहीं आई है, अगर या फिर आपको किसी भी चीज़ में और ज़्यादा नॉलेज चाहिए, या फिर कुछ जानना है आपको, या फिर आपका कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं। मैं आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की पूरा ट्राई करूँगा। और ऐसे ही वीडियोस आगे आएगा, देखना है तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में।